आज का जो ये मेरे वीडियो का टॉपिक रहने वाला है वो रहने वाला है रिलेटेड टू एजुकेशन लोन। स्टूडेंट के बहुत ज़्यादा कंसर्न्स रहते हैं कि कौन सी कंट्री में 100% एजुकेशन लोन चल जाता है, हमें सिक्योर्ड लोन लेना चाहिए, हमें अनसिक्योर्ड लोन लेना चाहिए, या हम फंडिंग को अगर एजुकेशन लोन के साथ नहीं जाते हैं तो किस तरह से मैनेज कर सकते हैं। तो मेक श्योर आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखो, क्योंकि इससे आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है अपने फाइनेंशियल्स को मैनेज करने के लिए। चाहे आप अपनी वीज़ा एप्लीकेशन लगा रहे हो ऑस्ट्रेलिया के लिए, न्यूजीलैंड, कनाडा, यूके, यूएसए, किसी भी कंट्री के लिए आप फाइल लगा रहे हो, उसमें फाइनेंशियल जो रहते हैं वो सबसे मेन और इम्पॉर्टेंट पार्ट रहता है। अगर आपके फाइनेंशियल सेटल्स हैं तो आपको वीज़ा मिलना उतना ही ज़्यादा इजी हो जाता है, पर अगर आपके फाइनेंशियल फंसी हो जाते हैं तो आपके लिए बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। ज्योति गांधी फ्रॉम इमिग्रेशन गुरुज। अगर आप कनाडा के लिए प्लान आउट कर रहे हो, उसमें आप सिक्योर्ड या अनसिक्योर्ड कोई सा भी एजुकेशन लोन ले लेते हो, तो कैनेडियन इमिग्रेशन इस चीज़ के लिए वरी नहीं करती है कि आप उसको रीपे कैसे करोगे, वो लोन सिक्योर्ड है या अनसिक्योर्ड है। वो किसी भी तरह का जो आपका एजुकेशन लोन है वो उसको अप्रूव कर लेती है। सेम चीज़ यूके और यूएसए के साथ भी होती है। अगर आप एजुकेशन लोन के साथ जाते हो, चाहे वो सिक्योर्ड है या अनसिक्योर्ड है, उसमें आपके वीज़ा आउटकम्स जो है वो बहुत ही बेटर हो जाते हैं। आपका वीज़ा निकल पाना उतना ही ज़्यादा क्लीन और आसान हो जाता है। सबसे ज़्यादा दिक्कत आती है बच्चों को ऑस्ट्रेलिया में और न्यूजीलैंड के केस में अपने फाइनेंशियल्स को मैनेज करने के लिए। ऑस्ट्रेलिया के केस में भी 100% एजुकेशन लोन जो है वो अप्रूव होता है, और न्यूजीलैंड के केस में भी 100% एजुकेशन लोन जो है वो एक्सेप्ट किया जाता है। बट देयर इज़ अ वन क्वेश्चन मार्क। एक्सेप्ट करने के लिए जब आप इमिग्रेशन में अपनी फाइलिंग लगाते हो तो बहुत सारी चीज़ों को चेक करते हैं। चेक इन द सेंस आपकी फैमिली की इनकम कितनी है। अगर मान लो आपने किसी भी बच्चे ने 30-35 लाख का एजुकेशन लोन ले लिया है, क्या उसकी फैमिली की इनकम इतनी है कि वो उसको रीपे कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे? क्या सिर्फ और सिर्फ फैमिली की इनकम उतनी ही है जितनी आपकी रीपेमेंट की अमाउंट आपने विद इन अ ईयर पे करनी है? तो इन वाली चीज़ें जो है वो आपको रिफ्यूजल के लिए लीड करती हैं। इमिग्रेशन कभी भी सेटिस्फाइड नहीं होती है। तो अगर आप 100% एजुकेशन लोन के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आई ऑलवेज रेकमेंड, मैं अपने क्लाइंट को भी बताती हूँ, मैं आप लोगों को भी यही गाइड कर रही हूँ कि अगर आप 100% एजुकेशन लोन के लिए अप्लाई कर रहे हो टू द ऑस्ट्रेलिया और फॉर द न्यूजीलैंड, तो आप उसको एज ए सिक्योर्ड लोन लेके चलो। ऑस्ट्रेलिया में कुछ इंस्टीट्यूशन हैं जो अनसिक्योर्ड लोन भी 100% एक्सेप्ट करते हैं, बट अनसिक्योर्ड लोन के साथ भी वो आपसे अदर फाइनेंशियल इनकम की डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट कर सकते हैं, या फिर वो आपको ये बोल सकते हैं कि आप हमें एडिशनल फंडिंग भी दिखाओ। तो अगर आपको 100% एजुकेशन लोन के साथ जाना है तो मेक श्योर आप ये ज़रूर चेक कर लो, अपने कंसल्टेंट के साथ इस चीज़ के ऊपर ज़रूर डिस्कस कर लो कि ऑस्ट्रेलिया में कौन से ऐसे इंस्टीट्यूशन, कौन सी ऐसी यूनिवर्सिटीज़ है जो 100% एजुकेशन लोन को अप्रूव करती है, ताकि अगर आप जीएस राउंड में अपना एजुकेशन लोन जो है वो लगा रहे हो तो वो अप्रूव हो जाए। अदरवाइज आप लोन तो अप्रूव करा लोगे, उसकी प्रोसेसिंग फीस भी बैंक को पे कर दोगे। जब उसको डिसबर्समेंट की टर्न आएगी या जीएस राउंड का टर्न आएगा तो आपको इंस्टीट्यूशन से आपको ये लेटर आ जाएगा कि भाई हम आपका जीएस राउंड जो है रिजेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि हम 100% एजुकेशन लोन को अप्रूव ही नहीं करते हैं। तो ये बहुत सारी चीज़ें स्टूडेंट्स के साथ होती है, जिसकी वजह से स्टूडेंट बहुत ही ज़्यादा जो है उनका मोरल डाउन हो जाता है। उनको ये लगता है कि भाई अब हमारा जीएस राउंड रिजेक्ट हो गया, हमारे पास और तो फाइनेंशियल है ही नहीं, हम अपने फंडिंग को कैसे मैनेज करें। सेम चीज़ न्यूजीलैंड के में भी होती है। न्यूजीलैंड में अगर आप एजुकेशन लोन के लिए जा रहे हो तो 7 लाख से ऊपर का अनसिक्योर्ड एजुकेशन लोन बिल्कुल भी नहीं कराना चाहिए, क्योंकि न्यूजीलैंड इमिग्रेशन की तरफ से देयर इज अ सेट बेंचमार्क। ये बेंचमार्क गवर्नमेंट बैंक्स की तरफ से भी है कि अगर आप नॉन कलेक्ट्रल एजुकेशन लोन के लिए जाना चाहते हो तो वो आपको 7 लाख तक का विदाउट कलेक्ट्रल जो है वो एजुकेशन लोन दे देंगे। अगर आप उससे ऊपर के लिए जाते हो तो आपको कुछ ना कुछ सिक्योरिटी प्लेज करानी पड़ेगी। सो सेम थिंग विद द न्यूजीलैंड। अगर आप 7 लाख से अबव के एजुकेशन लोन के लिए जाते हो तो उस लोन को अप्रूव कराने के लिए आपको कोई ना कोई प्रॉपर्टी जो है वो प्लेज करानी पड़ेगी। जो प्रॉपर्टी आप एजुकेशन लोन में प्लेज कराओगे, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया है चाहे वो न्यूजीलैंड है, मेक श्योर वो
प्रॉपर्टी आपके फैमिली मेंबर्स की या आपके ब्लड रिलेशन के फर्स्ट ब्लड रिलेशन पर्सन की ही होनी चाहिए। और मेक श्योर अगर आप किसी को ऐसा को एप्लीकेंट बीच में एड ऑन करवा रहे हो तो उनकी इनकम भी अच्छी होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपके पेरेंट्स की इनकम ठीक है, आपके को एप्लीकेंट ने अपनी प्रॉपर्टी तो दे दी पर उनकी अपनी इनकम ऐसी नहीं है और आपकी वजह से वो भी दिक्कत में आ गए और आपकी अपनी वीज़ा एप्लीकेशन भी रिजेक्ट हो जाएगी। न्यूजीलैंड के केस में अगर आप एजुकेशन लोन के साथ जा रहे हो तो उसको आपको डिसबर्स नहीं करवाना है। आपको अपनी वीज़ा एप्लीकेशन के टाइम के ऊपर सिर्फ और सिर्फ लोन सैंक्शन लेटर को अटैच करना है। अगर आप लोन सैंक्शन लेटर को अटैच करोगे आपका वीज़ा निकल आएगा। अगर बाई चांस गलती से आपने अपना एजुकेशन लोन को डिसबर्स करवा लिया तो आपको 3 महीने या 6 महीने उस लोन के पुराना होने की वेट करनी पड़ सकती है। पर्सनल लोन, गोल्ड लोन, ये वाले लोन्स की तरफ आपको कभी भी नहीं जाना चाहिए। ये वाले लोन्स एक्सेप्ट नहीं होते हैं। जो लोन अगेंस्ट फिक्स्ड डिपॉजिट्स, ये वाले लोन भी नहीं चलते हैं इन न्यूजीलैंड और इन ऑस्ट्रेलिया। तो आप ऐसे वाले लोन्स के चक्कर में भी मत आना क्योंकि आप अपना पैसा भी खराब करोगे इन लोन्स के साथ और अपनी टाइम को भी खराब कर लोगे। अब जब लोन रीपेमेंट कैपेसिटी की बात करते हैं, जब आप इमिग्रेशन में फाइल लगाते हो तो वीज़ा ऑफिसर आपका लोन सैंक्शन लेटर के साथ साथ आपकी फैमिली इनकम कहाँ से आ रही है उसके डॉक्यूमेंटेशंस भी मांगते हैं। उन डॉक्यूमेंटेशंस में अगर मान लो आपके पेरेंट्स, आपके मम्मी पापा सैलरीड है, उनको बिजनेस इनकम आती है, आपको उनके स्टेटमेंट्स लगानी पड़ती हैं। अगर आप 100% एजुकेशन लोन करा रहे हो, आप इमिग्रेशन को ये दिखाते हो कि भाई हमारी फैमिली की जो है वो 15 to 20 lakhs की इनकम है बट मेरी फैमिली ने कुछ भी सेव नहीं करा है, तो वो भी अपने आप में क्वेश्चन मार्क ही जनरेट करती है कि आपने लोन तो ले लिया 25 से 35 लाख रुपए का, आपकी इनकम तो 20 लाख रुपए है पर आप अपनी फैमिली के लिए कुछ सिक्योर नहीं कर पा रहे हो। अगर आप पहले से ही कुछ सेव नहीं कर पा रहे हो तो आप बैंक की EMIs कैसे पे आउट करोगे? तो मेक श्योर आप इन सारी चीज़ों के लिए भी अपनी प्रोफाइल को पहले से ही चेक करा के चलो कि क्या अगर मैं 100% एजुकेशन लोन लेता हूँ तो मुझे कौन कौन से एडिशनल डॉक्यूमेंटेशन जो हैं वो फाइल में सबमिट करने पड़ेंगे जिसके साथ मेरा वीज़ा जो है वो इजीली निकल जाएगा। पर मेक श्योर अगर आपके पास सारे जेन्युइन डॉक्यूमेंटेशन है, आप कहते हो कि मेरी फैमिली ने अमाउंट सिक्योर करके रखा हुआ है, मुझे कुछ पार्ट ऑफ द फाइनेंशियल्स की रिक्वायरमेंट है जो मैं एजुकेशन लोन से कंप्लीट करूंगा, बट मेक श्योर आपकी जो फैमिली इनकम है वो आपके लोन की EMI की डबल या ट्रिपल इनकम होनी चाहिए, तभी आपका 100% एजुकेशन लोन जो है वो एक्सेप्ट होगा। अदरवाइज अगर आप उतना ही अमाउंट की EMI को मनवा लेते हो बैंक से जितनी आपकी फैमिली इनकम है, इट विल लीड यू द रिजेक्शन। बिल्कुल सही, इसकी वजह से आपकी रिफ्यूजल्स भी आ सकती है। ऑस्ट्रेलिया में इमिग्रेशन में फाइनेंशियल्स की रिक्वायरमेंट नहीं है बट GS राउंड को कंप्लीट करने के लिए, अपना COE को रिलीज करवाने के लिए, ट्यूशन पेमेंट की स्टेज पर पहुंचने के लिए आपके फाइनेंशियल सॉलिड होने बहुत ज़रूरी है। तो आप जब भी ऑस्ट्रेलिया या न्यूजीलैंड की फाइल लगाते हो विद द 100% एजुकेशन लोन लगाना चाहते हो, पहले ही अपने कंसल्टेंट के साथ इन चीज़ों को क्लियर करके चलो कि मुझे 100% लोन के साथ जाना है, मैं कौन सी चीज़ों का ध्यान रखूं, मुझे कौन कौन से एडिशनल डॉक्यूमेंटेशन इमिग्रेशन में देने पड़ सकते हैं जिससे मेरा वीज़ा आए, ना कि रिजेक्शन। क्योंकि एक छोटा सा भी गलत डॉक्यूमेंटेशन या मिस डॉक्यूमेंटेशन आपकी प्रोफाइल को रिफ्यूज़ल के लिए लीड कर सकता है। तो ऐसे वाली गलतियां करने से बचिए और अपने फाइनेंशियल से रिलेटेड बहुत ही सीरियस होकर अपनी फाइल्स को सबमिट करना, क्योंकि UK, कनाडा आज की डेट में ये दोनों कंट्रीज भी अगर आपके फाइनेंशियल सॉलिड नहीं है तो फाइनेंशियल के बेसिस के ऊपर आपको रिफ्यूजल प्रोवाइड कर सकते हैं। तो मेक श्योर आप कोई सी भी कंट्री के लिए प्रोफाइल लगा रहे हो, चाहे ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, कनाडा, UK, USA, किसी भी कंट्री के लिए फाइल लगा रहे हो, आपके फाइनेंशियल सॉलिड होने चाहिए। अगर आपके फाइनेंशियल सॉलिड नहीं है, आप लोन ले रहे हो, लोन की रीपेमेंट कैपेसिटी अच्छी होनी चाहिए, आपने कौन से डॉक्यूमेंटेशन उसके साथ प्लेज करे हैं, मेक श्योर वो आप सही डॉक्यूमेंटेशन अपनी प्रोफाइल में ज़रूर लगाओ। अगर आप कंसल्टेंट से या आपको किसी भी तरह से कोई भी क्वेश्चन का सोल्यूशन नहीं मिल रहा है, फील फ्री टू रीच अस आउट।
और अगर आप अपनी किसी भी कंट्री की जो एप्लीकेशन है वो इमिग्रेशन गुरुज के थ्रू लगवाना चाहते हो तो फेस्टिवल ऑफर्स आर गोइंग ऑन, सो टिल 30th ऑफ अक्टूबर हमने अपने कंसल्टेंसी चार्जेस के ऊपर वेवर किया हुआ है। तो अगर आप इमिग्रेशन गुरुज के थ्रू अपनी एप्लीकेशन को फर्दर प्रोसेस करवाना चाहते हो फ्रॉम द एडमिशन टिल द वीज़ा, तो इमिग्रेशन गुरुज हर तरह का सपोर्ट स्टूडेंट्स को प्रोवाइड करता है। फील फ्री टू रीच अस आउट, वी आर ऑलवेज देयर टू हेल्प यू। थैंक यू।